जब आप बीमार होते हैं तो क्या वाकई में आप इलाज करवाने जाते हैं या फिर इलाज के नाम पर शिकार बनने जाते हैं? देखिए, यह सवाल इसलिए क्योंकि बीमार तो आप होते हैं, दर्द भी आपका होता है, खर्चा भी आपकी जेब से होता है, लेकिन आपको दवा कौन सी मिलेगी यह तय करती है डॉक्टर साहब की कलम और उससे आगे बढ़कर दुकानदार का लालच। और इसीलिए आज 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से आज की कचहरी का पहला मुकदमा उस रैकेट के खिलाफ जिसने आपकी बीमारी को मुनाफे का धंधा बना लिया है। वो रैकेट जो हमारी और आपकी तकलीफ से अपने बिजनेस व्यापार को चलाता है। इस खेल में डॉक्टर से लेकर दवा कंपनी, मेडिकल स्टोर वाले सब हमारी और आपकी बीमारी से पैसा कमा रहे हैं और हम और आप सिर्फ भरोसा कर लेते हैं सोचकर कि ये तो भगवान का रूप है अच्छे लोग। लेकिन आज बात उनकी जो आपको ठग रहे हैं, और यह मसला इसलिए क्योंकि इसका असर आम परिवारों पर पड़ रहा है। देखिए, हम जानते हैं कि अमीरों को दवाइयां कितनी महंगी हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे आपके जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब परिवार के जो लोग हैं, उनके ऊपर ये लूट सीधे जेब और दिल पर चोट करती है। उनकी हालत खराब हो जाती है जब वो बीमार होते हैं। दवा लेने के लिए कई बार घर का सामान गिरवी रखना पड़ता है, आए दिन की जरूरतों काटना पड़ता है। और यह सब तब हो रहा है जब भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक दवाई बनाने वाला देश है। आप जानते हैं कि अमेरिका में भी लोग हमारी सस्ती जेनरिक दवाइयां खाते हैं, लेकिन वही दवाई जो हिंदुस्तान में बनी अमेरिका पहुंच गई, उसे भारत के मरीजों तक नहीं पहुंचाया जाता क्योंकि डॉक्टर साहब लिखते ही नहीं है, दुकानदार जो है बेचता ही नहीं है और सिस्टम आंखें मूंदे बैठा है। दवाई आज भारत में जरूरत के हिसाब से नहीं साहब, मुनाफे के हिसाब से दी जा रही है। वो जो डॉक्टर साहब पर्चा आपको थमाते वो आपके लिए होता ही नहीं है, वो उस दुकानदार के लिए है जिसे पता है कि किस दवा पर कितना कमीशन है और कहां कहां किसकी जेब में जाएगा, और वो जेब आपकी काटी जाती है और आपको पता चलता नहीं है। कई बार तो आपसे 100 गुना से ज्यादा एक दवाई पर मुनाफा ले आता है। हम और आप सोचते हैं कि हम इलाज करवा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज बीमार होकर हम उस बाजार का हिस्सा बन चुके हैं जहां दर्द बिकता है, बीमारी से धंधा चलता है, और आज इसे हम एक्सपोज भी करेंगे और आज हम आपको कचहरी में जागरूक भी करेंगे। दरअसल दो तरह की दवाई आती है, एक ब्रांडेड, एक जेनरिक। आज दोनों दवाओं का फर्क हम आम आदमी को समझा देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, अगर किसी आदमी की हैंडराइटिंग बड़ी खराब हो तो लोग चढ़ाते हैं कि अरे भाई साहब, इस तरह की हैंडराइटिंग तो सिर्फ डॉक्टर साहब पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मजाक नहीं है, इसके पीछे गहरी सच्चाई है। असल में डॉक्टर साहब जो पर्चा लिखते हैं वो मरीज के लिए होता ही नहीं है, वो पर्चा दुकानदार के लिए होता है। उसकी लिखावट किसी रहस्यमय कोड जैसी होती है। आम आदमी तो सर पकड़ ले कि लिखे क्या है, इतनी गंदी हैंडराइटिंग कैसे है, पर मेडिकल स्टोर वाला वो एक झलक में पढ़ लेता है कौन सी दवा चाहिए। इसका मतलब यह है कि पर्चा मरीज के नाम पर तो लिखा होता है, लेकिन असल में वो लिखा होता है दुकानदार की भाषा में। जो ब्रांडेड दवाएं होती हैं वो नाम और पैकिंग के दम पर महंगी बिकती है, जबकि जेनरिक दवाएं वही असर करती है लेकिन सस्ती होती है। उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लीजिए कोई बिस्किट है, एक बड़े ब्रांड का बिस्किट है, पार्ले जी उदाहरण ले लेते हैं, और एक बिस्किट है बिना नाम वाला। अब दोनों की क्वालिटी एक है, लेकिन पैकिंग डिसाइड करती है कौन कितना महंगा होगा। ऐसे ही डॉक्टर साहब जो दवाई लिखते हैं तो मरीज को नहीं बताया जाता कि ये जेनरिक दवाई का है या ब्रांडेड। उनकी लिखावट ऐसी होती है जिसे समझना आम इंसान के लिए मुश्किल होता है, और दुकानदार जो है वो वही दवा देता है जिसमें उसे फायदा होता है। एक आम मरीज ये जाता है कि भाई साहब सेहत ठीक हो जाए, परिवार में लोग सकुशल रहे, डॉक्टर साहब भगवान है, जो दे दिए वही ले लेते हैं, लेकिन उससे असल में जानकारी और हक छिपा लिया जाता है। जब तक मरीज ही समझेगा ही नहीं, तब तक वो इलाज नहीं बल्कि भरोसे में ठगा जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि जेनरिक दवाई कितनी सस्ती होती है जो हमने कहा कि आपको लूटा जा रहा है। तो आज दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि फर्क इतना है कि सुनकर आपका दिल बैठ जाएगा। जो दवा आपको सिर्फ 8 रुपए में मिल सकती थी, वही दवा किसी बड़ी ब्रांड के नाम पर 80 रुपए में बेची जाती है। कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ नाम और पैकेट का फर्क होता है। असर वही, सॉल्ट वही, लेकिन जेब पर बोझ 10 गुना से ज्यादा। और दुख की बात यह है कि आपको कभी भी यह बात बताई ही नहीं जाती। डॉक्टर साहब जैसा हमने कहा पर्चे पर ऐसी भाषा लिखते हैं जिसे आप पढ़ नहीं सकते। दुकानदार से आप पूछते ही नहीं है कि ब्रांडेड लेना है या जेनरिक। और इस खेल की असली कीमत क्या है आपको वो भी समझाते हैं। 2018 में पीआईबी ने बताया था कि सिर्फ एक साल में 5.5 करोड़ लोग इलाज और दवाइयों के खर्च की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले गए। इनमें से 3 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे थे जिनकी जमा पूंजी सिर्फ दवाओं में चली गई।
यानी बीमारी से पहले वो लोग गरीब नहीं थे, लेकिन इलाज ने उन्हें गरीब बना दिया। अब अगर आप सोचिए कि उन्हें सस्ती दवाइयां, जेनरिक दवाइयां मिल जाती तो शायद उनके बच्चे स्कूल से नहीं निकलते, उनकी थाली अधूरी नहीं होती, उनकी जिंदगी सिर्फ एक दवा की कीमत में बर्बाद नहीं होती। और ये आंकड़े नहीं है, उन करोड़ों चेहरों की कहानी है जिनका दुख किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं दिखता, जो हर दिन ब्रांडेड दवाइयों की कीमत चुका रहे हैं, अपने सपनों से, अपने हक से और कई बार जिंदगी से भी। 70-80 के दशक में अक्सर फिल्में बनती थी और दिखाई पड़ता था कि एक माँ है जो बीमार है, घर में दवा खरीदने के पैसे नहीं है और बेटा जो है वो मजबूरी में अपराध की दुनिया में चला गया। हम सब ने भी ऐसे बड़े डायलॉग सुने फिल्मों में कि मैंने माँ के इलाज के लिए रास्ता चुना है। देखिए, उस वक्त ये डायलॉग फिल्मी लगता था, लेकिन असलियत जो है इससे ज्यादा कड़वी है। भारत में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जेनरिक दवाइयों को बेचना कोई चाहता ही नहीं था। जेनरिक दवाइयां सस्ती थी, असरदार थी, लेकिन बिना ब्रांड के थी, मुनाफा कम था। इसीलिए डॉक्टर साहब ना लिखना चाहते थे, ना दुकानदारों ने रखना। इन सब ने मिलकर ब्रांडेड दवाओं का ऐसा बाजार खड़ा कर दिया जिससे आम आदमी की सेहत को ही आज दर्द का कारोबार बना दिया। और आज भी हाल वही है। शहरों में एक आम आदमी इलाज और दवाइयों पर हर साल औसतन 5,500 से ज्यादा खर्च करता है। गांवों की बात की जाए तो करीब 3,708 रुपए सालाना है। अब आप सोचिए कि इस पूरे खर्च का सिर्फ 42% हिस्सा दवाइयों पर जाता है। हैरानी की बात है ना, मतलब इलाज से ज्यादा महंगा दवा है। और यह दवा इसलिए महंगी है क्योंकि आपको जेनरिक दवा की सच्चाई कभी बताई ही नहीं जाती। सिर्फ नवंबर 2022 में देश ने इलाज और दवाइयों पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इनमें से अगर आधे लोगों को भी सस्ती जेनरिक दवाइयां मिल जाती तो उनकी जिंदगी कितनी आसान हो जाती। शायद किसी बच्चे की फीस बढ़ जाती, किसी घर में सिलेंडर आता, किसी बुजुर्ग को इंसान की तरह जीने का मौका मिल जाता। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये इलाज नहीं, मुनाफे का बाजार है जहां दवाइयां बिकती हैं और इंसानियत दम तोड़ती है। भारत में अक्सर ये शिकायत होती है कि डॉक्टर साहब दवा तो लिख देते हैं लेकिन देखते नहीं। आपने भी कई बार नोटिस किया, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक रिपोर्ट भी आई थी जो कहती है कि भारत में डॉक्टर जो है औसतन 2 मिनट अपने मरीज को देता है। सरकारी अस्पताल या मोहल्ला क्लिनिक होते हैं, वहां तो यह वक्त और घट जाता है, 1 मिनट से भी कम हो जाता है। अब आप जरा सोचिए कि 1 मिनट 2 मिनट में कैसे मरीज से कोई पूरा इलाज बता देगा। ना तकलीफ समझा, ना दर्द की गहराई को समझा, लेकिन डॉक्टर साहब झटपट एक पर्चा थमाते हैं जिसमें महंगी ब्रांडेड दवाइयां लिखी होती हैं। ज्यादातर मामलों में वही दवाएं लिखी जाती हैं। आपने देखा भी होगा, कई बार लोग डॉक्टर से सिफारिश करवाते हैं कि भाई साहब थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। वो अच्छे से देखने का मतलब होता है कि 2-4-5 मिनट ज्यादा देख लीजिएगा ताकि ध्यान से देख लें और आनंद फानंद में केवल वो मेडिकल स्टोर से अपनी फेवरेट दवा ना लिखवा दें। कुल मिलाकर कहें तो मरीज को ना सही से समय मिलता है, ना सही समझ, ना दवाइयां ऐसी मिलती हैं जो सही से उसका इलाज कर सकें। जो अमीर हैं वो तो बड़े अस्पतालों में डॉक्टर को तसल्ली से अपनी बीमारी बता सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी की बात नहीं सुनी जाती। उसे सिर झुकाकर वही लेना पड़ता है जो डॉक्टर साहब ने कहा और मेडिकल स्टोर वाले ने दिया। सच्चाई ये है कि हमारे देश में मरीज का इलाज उसकी तकलीफ देखकर नहीं, उसकी जेब देखकर होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे पूरा एक नेटवर्क काम करता है। ऐसा नेटवर्क जिसमें मरीज की बीमारी से कहीं ज्यादा अहमियत डॉक्टर के पर्चे पर लिखी दवा की कंपनी को दी जाती है। दरअसल डॉक्टर अगर किसी खास कंपनी की दवा अपने मरीजों को देता है तो उसे बदले में कमीशन मिलता है, उसे गिफ्ट मिलता है, विदेशी यात्रा मिलती है, महंगी गाड़ियां मिलती हैं और कई बार तो सीधा सीधा कैश दिया जाता है। इसी मकसद से डॉक्टरों के क्लिनिक और अस्पतालों के बाहर ओपीडी समय के साथ एक और लाइन दिखती है, एमआर से मिलने का समय। ये एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो लोग होते हैं जो दवा कंपनियों के एजेंट बनकर डॉक्टर से मिलते हैं और उन्हें अपनी नई दवा के बारे में समझाते हैं और फिर एक डीलिंग तय होती है कि जितनी बार डॉक्टर साहब ये वाली दवा मरीज को भेजेंगे उतनी बार डॉक्टर साहब को रिवॉर्ड मिलेगा। और यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। डॉक्टर वही दवा लिखता है जो उस कंपनी का हो और वही दवा आसपास के गिने चुने मेडिकल स्टोर पर मिलती है। यानी इलाज का रास्ता पहले ही तय होता है। मरीज को क्या चाहिए इससे किसी को कोई मतलब नहीं। डॉक्टर क्या लिखेगा, दुकानदार क्या बेचेगा, यही फैसला करता है कि आपकी कितनी जेब कटेगी और आपकी कितनी सेहत बचेगी। और ये बातें जो हम कह रहे हैं ये कोई मनगढ़ंत या मनोहर कहानियां नहीं, ये सब दस्तावेजों और रिपोर्टों में दर्ज सच्चाई है। उदाहरण के तौर पर डोलो 650 की मिसाल देते हैं। आपको याद होगा जब कोविड चल रहा था उस दौर में ये वो गोली थी जो हर घर में पहुंच गई। हर बार बुखार का पहला इलाज यही गोली बनी। डॉक्टरों ने इसे भारी तादाद में मरीजों को लिखकर दिया। लेकिन बाद में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें चौंकाने वाला दावा था।
कि गोली को बनाने वाली कंपनी ने डॉक्टरों को करीब 1000 करोड़ रुपए की गिफ्ट बांटे थे, ताकि जो भी मरीज उनसे दवा पूछे उसे सिर्फ डोलो 650 लिखा जाए। गिफ्ट में क्या था? महंगी चीजें, ट्रिप्स और जाने क्या क्या। यानी साफ साफ हमारी दवा लिखो और इनाम पाओ का खेल चल रहा था। कंपनी ने हालांकि इन आरोपों से इंकार कर दिया, लेकिन सवाल वही रह गया कि अगर मरीज की सेहत सबसे ऊपर है तो फिर डॉक्टर के हर पर्चे पर दवा का नाम मरीज की जरूरत से ज्यादा कंपनी के मुनाफे से क्यों तय होता है? वैसे डोलो का मामला कोई इकलौता मामला नहीं है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां डॉक्टर, दवा कंपनी और मेडिकल स्टोर के बीच सांठगांठ की बात सामने आई, और इस पूरे खेल में जो सबसे ज्यादा लुटा वो था हमारे आपके जैसे लोग, वो लोग जो कॉमन इंसान हैं, जो डॉक्टर के पास इस उम्मीद से आते हैं कि डॉक्टर भगवान का स्वरूप होता है और हमारी सेहत को फिक्स कर देगा, लेकिन ना सही जानकारी, ना सस्ती दवा और ना भरोसे का इलाज। अब सवाल यह आता है कि ये तो धोखेबाजी है, और बिल्कुल सी सही बात, ये धोखेबाजी है, ये लाइन चुभनी चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ब्रांडेड दवाइयां शायद भारत में जेनरिक दवाइयों के मुकाबले कम बनती हैं, इसीलिए डॉक्टर साहब नहीं लिखते हो। लेकिन हम आपको बता दें कि यह भी झूठ है। सच्चाई यह है कि दुनिया भर की 20% जेनरिक दवाइयां जो है वो भारत में ही बनती हैं। हम इन सस्ती दवाओं को दूसरे देशों में बेचते हैं, लेकिन हमारे देश में जेनरिक दवाइयां नहीं मिलती। जानते हैं क्यों? क्योंकि डॉक्टर लिखते नहीं, दुकानदार रखते नहीं, और आम आदमी को इसके बारे में पता नहीं। और बताया भी क्यों जाएगा? जब सबकी कमाई इसी धंधे में चल रही है तो फिर कहां से आएगा? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक सर्वे में 96% मरीजों ने कहा कि वो चाहते हैं कि डॉक्टर उन्हें बीमारी, दवा और टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी दें। लेकिन हकीकत यह है कि 40% मरीजों को तो डॉक्टर को थैंक यू कहने तक का वक्त नहीं मिलता। बस उन्हें एक पर्चा थमाया जाता है जिसमें वही दवा होती है जो मुनाफे की होती है। मरीज की समझ या जरूरत को देखा नहीं जाता, यानी बीमारी आपकी लेकिन फायदा कोई और उठा रहा है। अब सवाल ये, क्या सरकार कुछ नहीं कह रही? तो जवाब है ऐसा नहीं। लड़ाई लंबी जरूर है, लेकिन सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं। जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत देश भर में जन औषधि केंद्र खोले गए। सितंबर 2024 तक इनकी संख्या 13,822 तक पहुंची। बीते 10 सालों में इन केंद्रों पर 6,100 करोड़ की सस्ती और जेनरिक दवाइयां बेची गई, जिससे भारतीयों के तकरीबन 30,000 करोड़ बचे। यानी इलाज का खर्च घटाने की कोशिश तो की जा रही, लेकिन बड़े मात्रा में अभी भी इसको करना बाकी है। 2022 से भारत सरकार ने डॉक्टरों के लिए जेनरिक दवाइयां लिखना अनिवार्य भी किया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई डॉक्टर जेनरिक दवाइयां नहीं लिखता तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन मसला है जहां सबसे ज्यादा ताकत है, डॉक्टर और फार्मा कंपनियों की लॉबी इसका विरोध कर रही है, क्योंकि यह बदलाव उनके मुनाफे की जड़ पर चोट कर रहा है। यानी सरकार मैदान में है, लेकिन असली जंग जो है वो अभी भी सिस्टम के भीतर लड़ी जा रही है। अब सवाल यह है कि समस्या कहां कहां है? डॉक्टर्स का क्या तर्क है? वो क्यों विरोध कर रहे हैं? डॉक्टर्स का दरअसल यह कहना है कि ब्रांडेड दवाइयों पर ज्यादा रिसर्च होती है, उनकी क्वालिटी बेहतर होती है, इसलिए वो महंगी होती है और सुरक्षित भी होती है। जबकि जेनरिक दवाइयों को लेकर डॉक्टर कई बार ये कहते हैं कि इस पर शक है। वो कहते हैं कि आसानी से उपलब्ध नहीं है, उनकी निगरानी के लिए मजबूत सुरक्षा तंत्र नहीं है। हो सकता है कि ये चिंताएं डॉक्टर्स की कुछ हद तक सही भी हो, लेकिन असली सवाल अभी भी वहीं खड़ा है। 3 रुपए की दवा बेचने में कितना मुनाफा होगा? और अगर दवा 300 की बिके? हाँ, सारा खेल यहीं से शुरू होता है। हम अमेरिका जैसे देश से हालांकि सीख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में 90% दवाइयां जो हैं वो जेनरिक मिलती हैं। ब्रांडेड दवाइयों का हिस्सा केवल 10% है। अमेरिका ने सिर्फ जेनरिक दवाइयों के इस्तेमाल से 30 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन दवाओं को अमेरिका के लोग खाते हैं, उनका बड़ा हिस्सा भारतीय कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है। अब सवाल यह है कि जब हम पूरी दुनिया को सस्ती, सुरक्षित और असरदार दवाइयां दे सकते हैं, तो फिर अपने देश के गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों क्यों नहीं? जवाब साफ है, लालच, पैसा, मोह। अगर वाकई में भारत में जेनरिक दवाइयों को मजबूत बनाना है तो सिर्फ बेचने से काम नहीं होगा, सख्त निगरानी करनी होगी। मई 2023 में पीआईबी ने बताया कि देश में 3,000 दवा कंपनियां, 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और 6 लाख मेडिकल स्टोर हैं, जिनकी निगरानी के लिए कम से कम 3,200 ड्रग इंस्पेक्टर चाहिए। लेकिन फिलहाल देश में ये मौजूद है सिर्फ 846। यानी सिस्टम को ठीक करने की नीयत अगर हो तो समाधान संभव हो सकता है, वरना बात फिर वहीं आकर रुक जाएगी। जेबें भरती रहेंगी और मरीज मरते रहेंगे अभाव में पैसों के। खैर, सिस्टम की तो अपनी कहानी है। सवाल यह है कि आम आदमी क्या करे? तो आम आदमी को लेकर सीधा जवाब है कि आप जागरूक बनिए, क्योंकि जब आप सवाल पूछते हैं तो पूरा सिस्टम जवाब देने के लिए मजबूर हो जाता है।
आपको जब भी कोई डॉक्टर दवा लिखे तो आप चुप मत रहिए। आप डॉक्टर से कहिए कि दवा का ब्रांड नहीं, डॉक्टर साहब सॉल्ट कंपोजिशन यानी कंपाउंड का नाम लिख दीजिए, क्योंकि ये आपका हक का है। दूसरा, अगर आपके आसपास प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, आप उसे ढूंढिए, खोजिए। वहां पर सस्ती, असरदार और भरोसेमंद जेनरिक दवाइयां मिल जाएंगी। इन पर आप निसंकोच भरोसा कर सकते हैं। तीसरा, दवाइयों का रंग, आकार या पैकिंग से उनको मत पहचानिए। उनके सॉल्ट कंपोजिशन को पढ़िए और जानिए कि क्या उसी सॉल्ट की कोई सस्ती जेनरिक दवा आसपास उपलब्ध है। अगर है तो वो भी आप ले सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम दिखने में तो मामूली लग सकते हैं, लेकिन जब करोड़ों लोग यही कदम उठाएंगे तो सिस्टम हिल जाता है। और इतिहास गवाह है कि जागरूकता से बड़ा कोई भी आंदोलन नहीं होता। खैर, आखिरी बात ये कहेंगे आपसे कि अपनी सेहत को सिर्फ डॉक्टर या मेडिकल स्टोर के भरोसे मत छोड़िए। आप जागिए, पूछिए, समझिए, क्योंकि इस देश में कई बार इलाज का भी इलाज करना पड़ता है। और हाँ, डॉक्टर की चिंता भी वाजिब है। उन्हें भरोसा चाहिए कि जो जेनरिक दवाइयां वो लिख रहे हैं वो वाकई असरदार और सुरक्षित है। इसके लिए सरकार को भी क्वालिटी कंट्रोल और निगरानी का सिस्टम और ज्यादा मजबूत करना होगा। तभी जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो निश्चिंत होकर जेनरिक दवाइयां लिखेंगे और मरीज भरोसे से खाएंगे। रास्ता यही है, सस्ता, सुरक्षित और न्यायपूर्ण इलाज पाने का।